अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, कराची शहर में दो अहम इशूज़ हैं। एक तो जज़लान का केस, दूसरा जो है दुआ निमरा काज़मी का जो केस है वो इस वक्त उनकी हेयरिंग भी चल रही है, समाअत भी चल रही है। पहले हम बात करेंगे दुआ और निमरा के केस के हवाले से, उसके बाद हम जज़लान के हवाले से बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक ये दो अहम इशूज़ हैं जो इस वक्त इनकी जो है वो मीडिया पे चल भी रहे हैं कि किस तरीके से इसमें पे जो है लोगों की नज़रें भी हैं। दुआ और निमरा के हवाले से कल हेयरिंग भी हुई थी। इस वक्त हमारे साथ वकास खान जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं जीएनएन की तरफ से, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं दुआ और निमरा काज़मी के हवाले से। निमरा काज़मी कल पेश भी हुई थी। वकास भाई, क्या कहेंगे? निमरा काज़मी की कल आप भी थे, मैं भी वहाँ पे था, आप शुरू से इस केस को कवर भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो है वो निमरा काज़मी को केस पेश कर दिया गया था, दुआ का भी केस है अभी जो है वो हेयरिंग को आगे होनी है एक दफ़ा दोबारा जो है फ्राइडे को, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, कल जो पेशरफ्त सामने आई वो सब ने देखा कि आईजी को मुअत्तल करने का हुक्म सामने आया। तो अगर इससे पहले जो समाअतें हुई उसमें अहम ये चीज़ थी कि अदालत बार बार कहती रही कि सिंध से लड़कियां जा रही हैं दूसरे सूबों में, और पुलिस को अहकामात दिए कि आप लेकर आएँ, हम सिंपल यहाँ पर बयान ले लेंगे कि लड़कियाँ क्या कह रही हैं। अब उसमें पुलिस मुसलसल नाकाम रही। तो गुज़िश्ता जो समाअत थी वो आखिरी मोहलत थी और आईजी को ये अहकामात दिए गए थे कि हर सूरत दुआ और निमरा को अदालत में पेश किया जाए। दुआ के जैसी समाअत शुरू हुई, आप वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पर कहा गया प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से कि हम दुआ को हिरासत में नहीं ले सके, निमरा काज़मी को हम ले आए हैं। तो निमरा काज़मी का केस पहले उठाया गया, उस पर यह कहा गया कि भाई कहाँ है लड़की, लड़की को पेश किया गया। तो उसने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि मैं भागी नहीं हूँ, मैंने शादी की है। और इस हवाले से फिर अदालत ने उनसे जब इस्तफसार किया कि बताएं आपकी उम्र क्या है और कौन सी जमात में आप पढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 10वीं जमात की तालबा हूँ। जिस पर अदालत ने यह कहा कि आपकी उम्र तो मतलब 18 साल से कम है। तो 18 साल से कम उम्र का ये एक मामला है कि वो इस सिंध के कानून के मुताबिक उनका निकाह नहीं हो सकता, जबकि निमरा ने ख़ुद अदालत में कहा कि शरई तौर पर तो ये मुमकिन है। यही मामलात अदालत में चलते रहे तो अदालत ने फिर ये हुक्म दिया कि मेडिकल टेस्ट करवाया जाए लड़की का और रिपोर्ट्स अदालत में पेश किए जाएँ। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती अगली समाअत तक, तो इनको शेल्टर होम भेजा जाए। तो अब शेल्टर होम में वो उनके टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स आएंगी अदालत में आने के बाद उससे क्या उम्र उनकी ज़ाहिर होती है तो बाद में उस पर फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ दुआ का मामला है, तो दुआ के हवाले से पुलिस के जो बयानात हैं वो ऐसे हैं कि सिंध से एक लड़की निकलती है, बच्ची निकलती है, वो पंजाब पहुंचती है, पंजाब से वो जाती है केपी से वो जाती है कश्मीर से फिर इतलात मिलती है कि वो केपी के डिवीज़न हज़ारा में। तो इस पर अदालत शुरू से वो थी कि ये क्या मामला है कि एक निहत्ती बच्ची है, ना कोई क्रिमिनल है ना कुछ और, वो उसके सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रही हैं और पुलिस नाकाम है। तो पिछली जो समाअत थी उसमें अदालत ने जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनको भी मावनत का कहा था कि भी आप मावनत करें पुलिस के साथ और हर सूरत में पेश करें। तो अदालत हर बार बरहम इस मामले पे होती है कि जब आप एक जगह पहुंच जाते हैं और आप ये कहते हैं कि 15-10 मिनट पहले बच्ची जो है वहाँ से चली जाती है, तो ऐसा कौन सा उनका सिस्टम है कि पुलिस के पास नहीं है, पुलिस इतनी स्टेट की मशीनरी होने के बावजूद उसको तहवील में नहीं ले सकती। तो इस पर सवालात उठे और एक मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से ये भी कहा गया कि हम यहाँ पर मजबूर हैं, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मजबूर हैं, अगर आप मजबूर हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। तो एक रियासत एक तरफ है, दूसरी तरफ एक बच्ची है जिसको पेश नहीं किया गया। यही वजह है कि अदालत ने फिर कल सख्त ऑर्डर अदालत की जानिब से आया, मुअत्तल कर दिया गया आईजी सिंध को, और ये कहा गया कि बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं कराया गया, जबकि अदालत के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पुलिस के हक़ में जा रहे थे। एजेंसियों को कहा गया, इसके साथ साथ पुलिस ये कह रही है कि आप केपी पुलिस को ये डायरेक्शन दे कि वो हमारे साथ मावनत करे, जबकि अदालत ने कहा कि ये पुलिस का काम है। सिंध पुलिस को अदालत ने अहकामात दिए, आगे फिर डिपार्टमेंट वाइज वो अपना काम करेगी। लेकिन अदालत में ये कहना कि लड़की 10 मिनट पहले चली गई, 12 मिनट पहले चली गई, हमने छापा मारा, तो अदालत की नज़र में ये अदालत की यानी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ ठहरा। तो अदालत ने कल फिर ये डायरेक्शन दी और अगली समाअत यानी जुम्मे के रोज़ अदालत ने फिर कहा है पुलिस को कि आप हर सूरत में दुआ ज़हरा को अदालत के रूबरू पेश करें। अच्छा, इस केस में दुआ के केस में अगर देखा जाए तो दुआ के हवाले से माँ बाप के सब कुछ सामने डॉक्यूमेंट्स, उनका कहना है कि हमने शादी
15-16 साल पहले की है, तो हमारी बच्ची की 15 साल उम्र हो सकती है। अब अगर बच्ची पेश हो जाती है तो उसके बाद पंजाब का कानून कुछ और है जो इस वक्त बेस बना हुआ है, क्योंकि बच्ची सिंध से घूम रही है तो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है कि भाई बच्ची को पेश किया जाए। अब पंजाब में दूसरा कानून है, सिंध में जो है वो ये है कि 18 साल की कम उम्र। अगर यहाँ पे अगर फैसला हो जा, यहाँ पे पेश हो जाते हैं तो ये दोबारा निमरा की तरह ही शेल्टर होम में भेजा जाएगा, उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। देखें, अदालत शुरू से कह रही है, सिंध हाई कोर्ट ख़ास तौर पे, कि लड़की निमरा के हवाले से भी और दुआ के हवाले से भी, कि आप सिंध हाई कोर्ट में इनको पेश करें। अगर वो पूरे पाकिस्तान में कहीं घूमते फिरते भी रहें तो हल कुछ नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि इनका केस कराची में दर्ज है, अगवा का केस कह लें या जो भी केस दर्ज है, तो केस यहाँ से ख़त्म होगा तो इनका छुटकारा होगा, वरना नहीं होगा। तो जस्टिस इकबाल कलहोड़ो साहब ने ये कहा कि आप बच्ची को लेकर आएँ, यहाँ पर बयान दे दें। अब जैसे आपने कहा कि शेल्टर होम का मामला यही होगा तकरीबन निमरा जैसा ही, क्योंकि लड़की माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहेगी, वो अदालत में कह देगी मैंने अपनी मर्ज़ी से, हूबहू ऐसा ही तकरीबन बयान होगा। तो अदालत उसमें ये कहेगी कि आप लड़की को शेल्टर होम, क्योंकि वो तहफ़्फ़ुज़ चाहेगी कि ऐसा ना हो कि माँ बाप लेकर चले जाएं, पता नहीं क्या उसके नताइज निकलें। शेल्टर होम जाएंगी, उसका भी मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, दुआ का केस निमरा से इस हवाले से ज़रा मुख्तलिफ है कि उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट है। निमरा का ज़रा मामला कुछ अलग है। उसने अदालत में कल बयान दिया कि मेरी जो डॉक्यूमेंट्स में उम्र है वो कम लिखवाई गई है, जबकि असल में कुछ और है। और निमरा का मामला इस वजह से भी अलग नौइयत का है कि निमरा ने जहाँ शादी की है वो सिलसिला 1 साल से चल रहा था, रिश्ते का मामला चल रहा था, और माँ बाप रिश्ता दे नहीं रहे थे, तो इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। दुआ का मामला ये है कि दुआ दिखती भी कम उम्र हैं, और इसके साथ साथ जो उनके हस्बैंड, जो मुबैना हस्बैंड हैं, तो वो भी कम उम्र दिखते हैं। तो उनका भी यही होगा, पहले तो ये कि पेश किया जाएगा, उसके बाद शेल्टर होम भेजा जाएगा, मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, और रिपोर्ट्स हो सकता है निमरा के मामले में हो सकता है कोई भी रिपोर्ट, लेकिन दुआ का मामला तो क्लियर है। लेकिन कानून की जहाँ तक बात है तो कानूनन जो सिंध का कानून लागू होगा, क्योंकि मुकदमा अगवा का यहाँ दर्ज हुआ है, यहाँ पर फैसला होगा कि दुआ की उम्र निकाह के काबिल थी या नहीं थी। अगर उम्र कम ज़ाहिर होती है तो फिर इससे पहले एक सेशन कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें ये फ़ैसला आया था कि आप कम उम्र हैं, लड़की ने अपनी पसंद की शादी की थी, तो आप जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं हो जाती आप शेल्टर होम में रहें, क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। तो अदालत ने उनको शेल्टर होम जाने का कहा, और तब तक अदालत ने कहा कि 3 साल रहते हैं, 3 साल आप पढ़ाई लिखाई करें, उम्र आपकी हो जाती है निकाह की, फिर आप निकाह करें, शादी, फिर आप बाइख्तियार हो जाएंगे, आपका NIC भी बन जाएगा, तो फिर आप जो करना चाहें तो करें। तो यहाँ भी तकरीबन वही मामला नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, दूसरे हिस्से में हमने कहा था कि हम बात करेंगे जिजलान केस के हवाले से कि मलिक कोर्ट में कल पे वहाँ एक समाअत हुई थी। हमारे सीनियर रिपोर्टर जो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, हसीब, जो बोल न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि सर क्या हुआ था कल के, आप वहाँ पे मौजूद थे, कल क्या हुआ था वहाँ पे? जिजलान का जो मर्डर हुआ था तो वो हाइप क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पर। तो फिर कल जब पुलिस ने जो मुकदमे में नामजद एक मुलज़िम है हसनैन, उसको पेश किया, उसके साथ साथ उनके वालिद फैज़ जो हैं उनको भी पेश किया। तो तफ्तीशी अफसर ने अब तक की जो प्रोग्रेस थी वो अदालत को बताई। अदालत को उन्होंने बताया कि जो मुलज़मान हैं, 3 मफरूर मुलज़मान हैं, जिसमें इरफान, एहसान और इंशाल शामिल हैं। इन 3 मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए हैं, लेकिन मुलज़मान वहाँ मौजूद नहीं थे। पुलिस जो सोर्सेज हैं वो ये बताती हैं कि ये जो 3 मुलज़मान हैं, मफरूर हैं, इनकी लोकेशन कराची से बाहर की है, और पुलिस ने जो है वो यही यकीन दहानी करवाई कि अगली समाअत तक जो है वो मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अहम चीज़ ये थी कि जो मुलज़मान के वकील थे उनकी जानिब से जो मुलज़िम हसनैन था उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अदालत में पेश किया गया, और अदालत से इस्तदा की गई कि मुलज़िम जो है वो कम उम्र है, लिहाजा मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। अहम बात ये ज़रूर थी, लेकिन फिर पुलिस जो है वो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ था, तो पुलिस ने भी जो है वो मुलज़िम हसनैन का जो नादरा रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश किया, और जिसके मुताबिक उसकी उम्र 17 बरस थी। अदालत ने जो है वो मुलज़मान की वकला की दरख्वास्त थी उसको मुसरद किया है, और फिर दोनों जो मुलज़मान जिनको गिरफ़्तार किया, हसनैन और उसके वालिद फैज़ जो हैं, इन दोनों को 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है, और आइंदा समाअत पर जो है वो फिर जो दीगर मफरूम मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का भी हुक्म दिया है। समाअत के दौरान जब ये सारा मामला चल रहा था, पैदाइशी सर्टिफिकेट और जो मुलज़मान के वकील थे उनका कहना था कि मुलज़िम कम उम्र है, तो इस मौके पर जो
مقتول جزلان ہے اس کے تایا وہاں موجود تھے. ان سے ملزمان کے وکلا کی جو ہے الطل کلامی بھی ہوئی, جس پر عدالت کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا. عدالت نے جو ملزمان کے وکلا ہیں ان کی سرزنش بھی کی. پھر جب سرٹیفکیٹ والا معاملہ آیا, عدالت نے پھر ان کی سرزنش کی کہ جو سرٹیفکیٹ انہوں نے پیش کیا اس کے مطابق عمر کم تھی, جبکہ پولیس سرٹیفکیٹ کے مطابق عمر زیادہ تھی. تو 3 ملزمان اس کیس میں جو ہے وہ ابھی مفرور ہیں, اور پولیس نے جو ہے وہ عدالت سے وقت مانگا ہے کہ آئندہ سماعت تک جو ہے وہ ان تینوں ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا. اہم چیز ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو حسنین کے والد ہیں فیض صاحب, ان کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا. تو ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ پولیس نے مقدمے میں 109 کے سیکشن جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے معاونت کا. پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ویپن استعمال ہوا پورے اس انسیڈنٹ کے اندر وہ لائسنس یافتہ تھا اور جو ان کے والد فیض صاحب ہیں ان کے نام پر تھا, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو وہ ویپن ہے وہ ریکور نہیں ہو سکا ہے. اس کی ریکوری بھی بہت ضروری ہے. عدالت نے بھی جو ہے وہ آئندہ سماعت پر ویپن کی ریکوری کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اب دیکھیں 2 جون کو جب یہ ریمانڈ ختم ہوگا تو ملزمان پیش ہوں گے, کیا پروگریس ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. اچھا, آپ نے جو جزلان کے جو والدین تھے ان کی آف دی ریکارڈ کوئی بات چیت ہوئی؟ جزلان کی والدہ سے بات ہوئی ہے. ان کے جو ہے وہ مقدمے کے جو مدعی ہیں وہ ان کے چچا ہیں, اور جو ان کی فیملی کے دوسرے تایا جو تھے وہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے کیس کے موقع پر. جو فیملی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کی فیملی سے بھی ان کا رابطہ ہے, اور کورٹ میں بھی ان کی فیملی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اور وہاں پر جو بات چیت ہو رہی تھی وہ اسی طرح سے ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم ملزمان کو سرنڈر کروا سکتے ہیں. تو وہ جو اس کی فیملی ہے وہ بڑی پر امید بھی ہے کہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اکارڈنگ ٹو لا ہوں گی, اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا بھی ملے گی. لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک شکوہ بھی کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں پر غلط جگہ رپورٹ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے فیملی کو تھوڑا سٹریس بڑھ رہا ہے. ہم نے ان سے بات بھی کی تھی, ہم نے پوچھا کہ جی پولیس سے کوئی کمپلین تو نہیں ہے, پولیس کی جو انیشیل انویسٹیگیشن ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس انویسٹیگیشن سے بالکل مطمئن بھی ہیں, پولیس کوآپریٹ بھی کر رہی ہے, جو ملزمان کی فیملی ہے وہ بھی بہت حد تک کوآپریٹ کر رہی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں ابھی بہت انیشیل اسٹیج پر ہیں. ابھی جب کیس تھوڑا آگے چلے گا تو پھر یہ چیزیں مزید کلیئر ہوں گی کہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی نہیں کی گئی, کس حد تک سپورٹ کیا, یہ چیزیں تو پھر بہرحال چالان تک ہی سامنے آئیں گی. اچھا, ملزمان کی جو فیملی اور مقتول کی جو فیملی ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں. میری ان سے جو ان کے تایا سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتی تھیں, اور وہیں پر ہی جو ہے وہ جب کیس سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد ہی پھر رابطہ ہوا. اور جو ملزمان کی فیملی ہے, خاندان والے ہیں, وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملزمان کو ٹریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو پھر گرفتار کروایا جا سکے, کیونکہ یہ انسیڈنٹ ایک ایسا تھا, ایک ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس کا ہر بندے کو افسوس ہے, چاہے وہ ان کی فیملی سے ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا سے اس کو آگاہی حاصل ہو. ہر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ عرصے قبل بھی جو ہے وہ ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اسی طرح سے ایک واقعہ جو ہے وہ اس پہ سلیمان لاشاری قتل کیس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا, اور وہ بھی اسی طریقے کا تھا کہ ینگ ایج کے بچے تھے, ایک جو ہے وہ گاڑی کے اوورٹیک کرنے پر ایک جو ہے وہ چھوٹا سا معمولی تلخ کلامی ہوئی, اور وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ اس میں جو ہے وہ سلیمان لاشاری کا جو ہے وہ مرڈر ہوا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جو جوابی فائرنگ میں پولیس والے بھی مارے گئے. تو اس کیس کا بھی فیصلہ ہوا. لیکن یہ پوری صورتحال جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت بھی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی بحیثیت سوسائٹی کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سینئر رپورٹرز کی بات سنی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آئندہ سماعت میں دیکھتے ہیں کہ دعا اور نمرہ کے کیس کے ساتھ جزلان کیس بھی جو ہے وہ ان کی بھی سماعت ہونی ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ سماعت میں کیا ہوتا ہے, اور ہم آپ کو نیوز 360 کے پیج سے بروقت آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.